Hello everyone, a warm welcome to all of you on my official YouTube channel Study Logical. My name is कमल छाबड़ा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर है। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर 2016 का पेपर नंबर 4। तो पेपर नंबर 4 की हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास नंबर 3। पहली दो क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं जिसमें हमने क्वांट एंड रीजनिंग का पार्ट जो है वो कवर अप कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। एज यू ऑल नो कि हमारे जो सेशंस हैं हर पेपर से रिलेटेड 3 सेशंस रहते हैं। पहले दो पार्ट जो हैं वो रहते हैं हमारे क्वांट और रीजनिंग के, और तीसरा पार्ट हमारा रहता है किसको लेके, जनरल नॉलेज के पार्ट को लेके। ठीक है, दो पार्ट क्वांट रीजनिंग के इसलिए रखे हैं क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो काफी ज्यादा हो जाते हैं, 50 प्लस हो जाते हैं। तो एक पार्ट के अंदर कवर करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है। तो आपके लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, इस हिसाब से ऐसी क्लासेस मैनेज की हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं गाइस। तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे सेशंस आ रहे हैं, तो उसकी आपको जितने भी हमारे सेशंस आ रहे हैं उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सके। और आप डायरेक्टली आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द नेम स्टडी लॉजिकल। अदरवाइज आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हियर वी गो। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका जनरल नॉलेज का बना था गाइस। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सैफ्रॉन आप सभी को पता होगा, सैफ्रॉन का मतलब क्या होता है, केसर। तो केसर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसमें सैफ्रॉन या केसर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो वो प्रोड्यूस ज्यादा मात्रा में की जाती है गाइस जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है एक ऐसा स्टेट है जो मेजोरिटी में, बल्क में सैफ्रॉन की जो है वो प्रोडक्शन करता है। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रायर टू द इंडिपेंडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच कॉलोनी। प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के अधीन, विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा शहर ऐसा है जो एक फ्रेंच कॉलोनी नहीं है। तो फ्रेंच कॉलोनी कौन सी नहीं है गाइस, पटना फ्रेंच कॉलोनी नहीं है। पौंडुचेरी भी है, सूरत भी है और गोवा भी है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पटना। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, व्हाट डज CRISPR, दैट मीन्स क्रिस्पर, क्रिस्पर की आपको फुल फॉर्म बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है गाइस, और इसमें जो एब्रीविएशन है वो भी काफी लेंदी है, तो मैं आपको एक क्लियरली कर दूं। तो क्लस्टर या क्रिस्पर की जो फुल फॉर्म है वो क्या है गाइस, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड, दैट इज, ये ऑप्शन नंबर 3 है आपका, क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस्पर, CRISPR। ठीक है, तो थोड़ी लेंदी है, याद करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। 4-5 बार अगर आप रीड आउट करेंगे तो जनरली आपको जल्दी ही याद हो जाएगा। दैट इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो बेसिकली ये है क्या, ये है फैमिली ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, इट इज अ फैमिली ऑफ डीएनए सीक्वेंस फाउंड विद इन द जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये डीएनए की फैमिली से बिलोंग करता है गाइस, क्रिस्पर जो है। ठीक है, तो बेसिकली ये कहां पाया जाता है, जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहां पाया जाता है क्रिस्पर जो है। ठीक है, वो कहां पाया जाता है, जीनोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। Who was the chief architect of Indian Parliament situated in New Delhi? न्यू दिल्ली में जो इंडियन पार्लियामेंट है गाइस, तो उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था। तो उसका चीफ आर्किटेक्ट कौन था गाइस, सर एडविन ल्यूटेंस एंड सर हर्बर्ट बेकर। ठीक है, ये दो पर्संस हैं जो चीफ आर्किटेक्ट माने गए हैं किसके, हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, इंडियन पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सर एडविन ल्यूटेंस एंड सर हार्बर्ट बेकर। इन्होंने जो डिजाइन किया था, बनाना कब शुरू किया था गाइस, ये डिजाइन कब बनाया था उन्होंने, 1912 और 13 में। 1912-13 में इसका डिजाइन बनाया था। हालांकि जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो इसकी कंस्ट्रक्शन का काम है, मुरम्मत का काम है, ये बनना कब शुरू हुआ था, सन 1921 में।
और ये कंप्लीट कब हुआ था? कंस्ट्रक्शन अगर 1921 में हुई थी तो कंप्लीट कब हुआ था गाइस, ऐसा भी आ सकता है, तो वो हुआ था सन 1927 में। मतलब 6 साल लगे थे इंडियन पार्लियामेंट को बनने में। और कहां पर लोकेटेड है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इसे डिजाइन कब किया गया था? 1912 और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रह्मपुत्र रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ब्रह्मपुत्र नदी जो है निम्न में से कौन से देश से होके नहीं गुजरती है? तो बेसिकली गाइज जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको पता ही होगा, जैसे वर्ल्ड की 15th लॉन्गेस्ट रिवर है और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो 9th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, तो वो कौन कौन से देशों से होके निकलती है? तो वो चाइना, बांग्लादेश और इंडिया जैसे देशों में, ये 3 देश ऐसे हैं, चाइना, बांग्लादेश और इंडिया, ये तीनों देशों से होके गुजरती है। बट वो नेपाल का ओरिजिन उसका नहीं है, नेपाल से होके नहीं गुजरती है। बेसिकली इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन बेसिकली है क्या? तो वो क्या है? मानसरोवर, मानसरोवर लेक ओरिजिन। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन है बेस। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं निम्न में से जिसके सैटेलाइट नहीं है? कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो गाइस हमारे वायुमंडल में, यूनिवर्स के अंदर 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसका एक भी सैटेलाइट नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वीनस एंड मर्क्यूरी। ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनका एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो वीनस इज योर करेक्ट आंसर। तो मरकरी भी हो सकता था। वीनस और मरकरी ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। हालांकि अगर मैं बात करूं जुपिटर की, बाकी जितने ऑप्शंस हैं, तो जुपिटर के कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? 79। इसके बाद अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स के कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? 2। और अगर हम बात करें नेपच्यून की, तो नेपच्यून के कितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं? 14। सैटेलाइट्स हैं मतलब मून है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मून इज अ सैटेलाइट। और अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का सैटेलाइट कौन सा है? मून। अगला क्वेश्चन, 7th, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल टू द आउटर स्पेस। आउटर स्पेस में ट्रेवल करने वाला पहला इंसान कौन था? तो वो पहला इंसान कौन था गाइस? ऑप्शन नंबर बी, यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन जो है उन्होंने आउटर स्पेस में ट्रेवल किया था। कब ट्रेवल किया था? अप्रैल 12, 1961। ठीक है, हालांकि स्पेस में या चांद पे पहला पर्सन ऐसा कौन सा था जिसने पहली बार कदम रखा था? तो वो थे गाइस नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हालांकि अगर बात की गई है आउटर स्पेस में ट्रेवल करने वाला पहला पर्सन कौन था, वो थे यूरी गैगरिन, जिन्होंने अप्रैल 12 अप्रैल को 1961 को ट्रेवल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका गोट इंडिपेंडेंस ऑफ डोमिनियन ऑफ सीलोन इन विच ईयर। श्रीलंका को स्वतंत्रता जो है किस साल में मिली? एज डोमिनियन ऑफ साइलोन। ठीक है, तो उसको जो स्वतंत्रता है श्रीलंका वो कब मिली थी? 1948 में। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है गाइस। तो अगर बात की गई है डोमिनियन ऑफ साइलोन की, तो उसको स्वतंत्रता कब मिली थी श्रीलंका को? तो वो 1948 में मिली थी। हालांकि 1972 में, हालांकि 1972 में ये जो श्रीलंका कंट्री है बिकेम अ रिपब्लिक विद इन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, एक गणतंत्र बन चुका था कब? 1972 में। एंड इट्स नेम चेंज टू द श्रीलंका। तो इसका नाम जो है 1972 में किस नाम से पड़ा गया था? श्रीलंका का नाम पड़ा गया था। और ये देश जो है रिपब्लिक बना था, बिकेम अ रिपब्लिक विद इन द कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि इसका नाम कब रखा गया। ये ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो सन 1972 मार्क करना है। ठीक है, या एज अ रिपब्लिक विद इन द कॉमनवेल्थ कब बना, ऐसा क्वेश्चन आए तो सन 1972 आएगा। अगर डोमिनियन ऑफ साइलोन की बात की गई है तो सन 1948 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। तो अशोका द ग्रेट वॉज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी। अशोका जो है वो किस वंश से बिलोंग करता था या एसोसिएटेड था?
ठीक है, तो वो किससे बिलोंग करता था गाइस? मौर्यन डायनेस्टी से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायनेस्टी से रिलेटेड। मौर्यन डायनेस्टी का शासक था, तो उसने शासन कहां कब से लेके कब तक किया था? तो वो 268 टू 232 बीसी तक उसने रूल किया था सारे का सारा। और उसने जो है ही बिल्ट लॉयन कैपिटल एट सारनाथ। उसने जो है सारनाथ में लॉयन कैपिटल भी बनवाया था। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो उससे रिलेटेड क्या हो सकता है? और जो कि नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया भी एज अडॉप्ट किया गया था। क्या? सारनाथ, जो उसने सिंबल यूज किया था। तो आप देखते होंगे जो भी एम्बलम में यूज होता है वो कहाँ से लिया गया है? अशोक चक्र जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो उसने कहाँ पर स्थापना की थी? लॉयन कैपिटल कहाँ पर बनवाया था? सारनाथ में बनवाया था। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन कैची बना सकता है, मतलब नया क्वेश्चन एक और जनरेट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्क्यूज वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहां? निम्न में से ऐसा कौन सा मस्जिद है जो मुगल एम्परर शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था? तो वो बनवाया गया था गाइस दिल्ली का जामा मस्जिद। तो दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, और ये कब बनवाया था? 1650 से 1656 ईस्वी में। ठीक है, ये बनवाया गया था। आपको ईयर भी पूछा जा सकता है, किस वर्ष से किस वर्ष तक बनवाया गया था? 1650 से 1656 ईस्वी तक। इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन विच ऑफ दिस इज अ हार्ड हिट ओवरहेड शॉट इन द विच शटल गोज एट वेरी हाई पेस टुवर्ड द फ्लोर ऑफ ओपोनेंट्स कोर्ट। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट से रिलेटेड। स्पोर्ट जो बैडमिंटन है उसमें जो है अगर आपको शटल के थ्रू एक हार्ड हिट दिया जाए, ठीक है, जो बहुत ही तेज गति के साथ जो है ओपोनेंट के कोर्ट में जो फ्लोर है उसको डायरेक्टली टच करता है बहुत ही तेज गति के साथ, तो उसका बोला जाता है गाइस स्मैश। ठीक है, स्मैश एक ऐसा हिट है, एक हार्ड हिट है जो ओवरहेड शॉट होता है, जिसमें जो जितने भी एथलीट्स हैं, प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, वो या तो नॉर्मली जंप करके लगाते हैं या तो खड़े खड़े, मतलब ऊपर से शॉट एक लगाते हैं। ओवरहेड शॉट होता है एक गाइस, जिसमें जो है काफी फास्ट पेस होती है, ठीक है, शटल की, जो कि ओपोनेंट के कोर्ट के टुवर्ड्स द फ्लोर डायरेक्टली टच होता है। मतलब काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ये पॉइंट लेने के थ्रू द स्मैश। अगला क्वेश्चन देखिए। मोस्ट ऑफ द एनिमल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू। ज्यादातर जितने भी जानवर हैं उनकी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं। ठीक है, उनका वजूद जो है वो खतरे में है। उसका मेन रीजन क्या है? तो उनका मेन रीजन है गाइस पोचिंग। तो पोचिंग एक ऐसी टर्म है जिसकी वजह से जो है ज्यादातर जितने भी जानवर हैं उनकी प्रजातियां जो हैं काफी ज्यादा खतरे में हैं। वैसे पोचिंग होता क्या है गाइस? तो अगर हिंदी में अगर इसकी बात करें तो ये इसका मतलब क्या होता है? अवैध शिकार। ठीक है, अवैध शिकार, मतलब कि जहां पर इलीगली जो है जानवरों का शिकार किया जाता है, तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? पोचिंग बोला जाता है। ठीक है, अवैध शिकार किया जाता है, इलीगली उन्हें बंदी बना दिया जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए, तो जिस वजह से काफी ज्यादा जानवर जो हैं उनकी प्रजातियां जो हैं वो खतरे में है या खत्म होती जा रही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 13th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से क्या ट्रू है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना इज इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है सही है। जो रेटिना पे इमेज बनती है, ठीक है, इन ह्यूमन आई, तो वो क्या होती है? इन्वर्टेड के साथ साथ और क्या होती है गाइस? रियल भी होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन पिक कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन आई की बात करूं इस तरह से, ह्यूमन आई इस तरह से है, तो अगर यहाँ पर अगर रोशनी पड़ती है या किसी भी एंगल से पड़ती है, ठीक है, तो उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ पे आपको मिलता है, तो वो किस फॉर्म में होता है? इन्वर्टेड और रियल फॉर्म में होगा। ठीक है, दिस इज द ह्यूमन आई। क्लियर, साइंस में फिजिक्स का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऑप्टिकल लेंस, ठीक है, इस तरह के कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, इस तरह से काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से भी बनते हैं। अगले क्वेश्चन देखें तो 14th क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस मींस। होमोसेपियंस जो एक नेम है उसका एक साइंटिफिक नेम क्या है?
कहाँ से लिया गया है? तो बेसिकली गाइस होमो सेपियंस की बात करें तो इसका मेन मीनिंग क्या है? इंटेलिजेंट मैन। कोई भी पर्सन अगर काफी ज्यादा बुद्धिमान हो, काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, तो उसके लिए एक साइंटिफिक नेम यूज किया जाता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, भारत के अंदर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है इलेक्शन में या प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, उसकी मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? तो गाइस उसकी जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? 30 साल। इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अगर वो राज्यसभा का मेंबर है और उसकी एज जो है वो 30 साल है, तभी वो जो है प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। हालांकि दो कंडीशंस देखी जाती हैं, 25 साल भी हो सकता था, बट 25 साल के साथ साथ उसे लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर 30 साल की उम्र है तो उसको राज्यसभा का मेंबर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और ये मैंडेटरी कंडीशन है। और वो जो है ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए, ये भी उनकी कंडीशंस हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। विच कंट्री होस्ट द 2019 रग्बी वर्ल्ड कप? 2019 का जो रग्बी वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री या देश ने होस्ट किया था? तो वो किया था गाइस जापान ने, 2019 का रग्बी वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रिपेयर पीरियोडिक टेबल फॉर द केमिकल एलिमेंट्स? ऐसा कौन सा पहला साइंटिस्ट था गाइस, ठीक है, वैज्ञानिक था, जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था इन केमिकल फॉर केमिकल एलिमेंट्स? केमिस्ट्री में हम देखते हैं काफी ज्यादा जो रासायनिक सारणी है, पीरियोडिक टेबल जिसे हम बोलते हैं, उसका पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने वो बनाया था? ठीक है, तो वो बनाया था गाइस मेंडलीव ने। ठीक है, पूरा नाम क्या है? दिमित्री मेंडलीव ने ये बनाया था। ठीक है, जिसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं द ऑप्शन इज मेंडलीव। ठीक है, चलिए आगे देखिए। NaCl इज केमिकल फॉर्मूला। NaCl की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये इसका बेसिकली नाम क्या है? ये है सोडियम क्लोराइड। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ये नमक, दैट इज सोल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं, 100 ग्राम सोल्ट के अंदर 39.4 ग्राम समथिंग जो है वो सोडियम की मात्रा होती है, और 61.6 जो ग्राम जो है वो किसकी मात्रा होती है? क्लोरीन की मात्रा होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NaCl से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है हु ऑर्डर्ड द जलियांवाला बाग मैस्केयर? तो आप सभी को पता होगा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कौन सा ऐसा ब्रिटिश रूलर था जिसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया था गोलियां चलाने के लिए? तो उसका नाम क्या था? जनरल डायर, या आप बोल सकते हैं कर्नल रेगिनाल्ड डायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हत्याकांड हुआ कब था गाइस? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोकेशन अगर पूछे जाए तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस, काफी बार जो है एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये। चलिए आगे देखिए क्या है। रामखेलिया इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? रामखेलिया जो है वो किस राज्य का नृत्य है, फोक नृत्य है? तो वो कौन सा राज्य गाइस? बिहार। तो बिहार का ये फोक डांस जो है वो कौन से राज्य का है? रामखेलिया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अगला क्वेश्चन 21st की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एक्सरे? ऐसा कौन सा जर्मन साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, जिसने एक्सरे की खोज की थी? तो एक्सरे की खोज किसने की थी गाइस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सरे की खोज जो हुई थी, मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ, ये हुई थी 1895 ईस्वी में। ठीक है, 1895 में एक्सरे की खोज हुई थी। और कौन सा जर्मन वैज्ञानिक था जिसने एक्सरे की खोज की थी? वो था रोइंटेंजन। ठीक है, दैट इज विलियम रोइंटेंजन, जिसके लिए उनको जो है सन
1901 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, एक्सरे की खोज की वजह से उन्हें जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था सन 1901 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ओलंपिक्स वुमेन्स हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑल द इवेंट्स इन द ईयर। ऐसा कौन सा साल था जिस ओलंपिक में जिसमें वुमेन ने सारे के सारे जितने भी गेम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सभी में पार्टिसिपेट किया था? तो वो किया था गाइस 2012 के अंदर। ठीक है, 2012 के अंदर जितने भी ओलंपिक में इवेंट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, उसमें वुमेन्स ने हर इवेंट में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि इस मोमेंट पे क्या था, सारी गेम्स अवेलेबल थी, सारे इवेंट्स खेले जाते थे ओलंपिक में, और 2012 के अंदर वुमेन बॉक्सिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी ओलंपिक्स के अंदर 2012 के अंदर। ठीक है, तो यही एक गेम था जिसमें वुमेन्स जो है पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बट 2012 में इसे भी इंक्लूड किया गया। तो 2012 एक ऐसा साल था जिसमें जितने भी इवेंट्स होते थे वुमेन ओलंपिक्स के, उसमें हर इवेंट के अंदर वुमेन ने पक्का पार्टिसिपेट किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार वुमेन्स ने ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, तो वो किया था गाइस सन 1900 में। ठीक है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग ऐसे भी बन सकती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डबल देन टू मेंटेन द सेम वोल्टेज फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट विल। अगर किसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, अगर उसे डबल, दो गुना कर दिया जाए और उसकी जो वोल्टेज है उसको सेम मेंटेन कर दिया जाए, तो उसमें प्रवाहित होने वाले करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आप सभी को पता है गाइस, ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ओम्स लॉ फिजिक्स का, कि जो वोल्टेज है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर वोल्टेज सेम है, अगर वोल्टेज आपको सेम रखनी है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पर R क्या होगा? इज इक्वल टू वी अपॉन आई हो जाएगा, या I क्या होगा? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इन शॉर्ट, जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के। जो रेजिस्टेंस है किसी सर्किट का वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? उसके करंट के। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया कि अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया जाए तो करंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वो कम हो जाएगा किससे? डिक्रीज्ड बाय हाफ। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो अगर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है तो करंट भी डबल होगा। अगर इनवर्सली है तो जो चीज कम होगी तो दूसरी चीज हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगला देखिए, स्पीड ऑफ मॉडर्न डे प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन। जो आजकल के दिनों में जितने भी प्रिंटर्स हैं उनकी स्पीड जो है वो किस हिसाब से मेजर की जाती है, किस हिसाब से मापी जाती है? तो वो मापी जाती है गाइस पीपीएम, दैट इज पेज पर मिनट। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो स्पीड थी प्रिंटर्स की किस हिसाब से मेजर की जाती थी? वो की जाती थी सीपीएम, दैट इज करेक्टर पर मिनट्स, और लाइन के हिसाब से लाइन पर मिनट, जो कि लाइन प्रिंटर के अंदर काफी ज्यादा चीजें इंक्लूड की जाती थी। तो आजकल अगर किसी भी प्रिंटर की स्पीड देखी जाती है तो वो किसके भी यहाँ पे देखी जाती है? पेज पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड आउट द ओड वन आउट। ये चार ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है इनमें से विषम ऑप्शन कौन सा है, डिफरेंट वन कौन सा है। तो अगर हम देखें यहाँ पर मार्स, नेपट्यून एंड सैटर्न जो हैं हमारे यूनिवर्स में गिवन प्लैनेट्स हैं, सीरियस जो है वो प्लैनेट नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एक ओड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ अदर वेरी बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट। ऐसी कौन सी साइंटिफिक स्टडी है जिसको क्या बोला जाता है? जो कि वातावरण और जितने भी जीवाश्म हैं उनके बीच में जितनी भी स्टडीज होती हैं उसको क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गाइस इकोलॉजी। इकोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जो जीवाश्म और वातावरण में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उन एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ऐसी पूरी की पूरी अध्ययन को या स्टडी को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए माइक्रोबायोलॉजी होती है। ठीक है, ऐसे ही एंटोमोलॉजी है इंसेक्ट्स के लिए, ऑर्निथोलॉजी है वो किसके लिए यूज होती है? बर्ड्स के लिए। ठीक है, जितनी भी स्टडी होती है। अगला क्वेश्चन, Which of the following cell found in human body does not have mitochondria?
ठीक है, ऐसा कौन सा सेल है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल नहीं होता है? तो वो होता है गाइस रेड ब्लड सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो क्या गिवन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, emergency provision in Indian Constitution is taken from the Constitution of which country? जो हमारे संविधान के अंदर इमरजेंसी का प्रावधान है, ठीक है, जितने भी इमरजेंसी का प्रोविजंस हैं हमारे भारतीय संविधान के अंदर, वो किस देश के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं या लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं गाइस जर्मनी से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे जितने भी प्रावधान है इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड, ये कौन कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं? अंडर आर्टिकल, उन आर्टिकल के नेम भी आ सकते हैं आपको, अंडर आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसके अंडर जो है इमरजेंसी का प्रावधान गिवन है हमारे भारतीय संविधान के अंदर। अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टेम सेल्स? इनमें से, निम्न में से ऐसी कौन सी टाइप है जो एक स्टेम सेल नहीं है? तो कौन सी ऐसी टाइप है जो स्टेम सेल नहीं है? वैसे देखा जाए तो ये होता क्या है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो पहले मैं इसका आंसर दे दूं। देखो, स्टेम सेल्स कौन कौन से होते हैं? अम्बिलिकल, फेटल एंड एम्ब्रॉयनिक, ये तीनों के तीनों जो है टाइप ऑफ स्टेम सेल्स हैं। फैट जो है वो स्टेम सेल नहीं है, ठीक है, स्टेम जो है वो सॉरी फैट जो है वो एक स्टेम सेल नहीं है, ठीक है। अब ये करता क्या है स्टेम सेल्स? ये क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक सेल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। स्टेम सेल जो होते हैं अपनी बॉडी को जिस हिसाब से जरूरत होती है, जितने भी जीवाणु होते हैं उनको क्या होते हैं, जीवाणु की भी बात नहीं करेंगे, जब भी किसी भी बॉडी के अकॉर्डिंगली किसी भी प्रजीव या जीव को कोई भी जरूरत होती है, ठीक है, चेंजेस के अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, कैन कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक सेल्स के अंदर कन्वर्जन्स कर देता है, काफी ज्यादा हेल्प करता है। बट फैट जो है वो स्टेम सेल का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्ट टाइगर, इंडियाज हाईली पॉपुलर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन द कंजर्वेशन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन टाइगर वो स्टार्टेड इन द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर था जिस हिसाब से आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी टाइगर्स हैं उनकी संख्या जो है काफी लिमिटेड रह चुकी है। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो हाईली पॉपुलर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ था, वो किस साल शुरू किया गया था ताकि जितने भी रिमेनिंग टाइगर्स हैं उनको बचाया जा सके, ठीक है, और उनकी प्रजाति को खत्म होने से भी बचाया जा सके। तो वो किया गया था शुरू सन 1973 में, ठीक है। और ये कौन एडमिनिस्ट्रेटर कौन है इसके, कौन ये सारे का सारा चीजें जो है वो देख रेख करता है? वो करते हैं गाइस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अंडर जो है सारे का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता है। बट कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था सन 1973। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच मिनरल? रेडियम जो है वो किस मिनरल से निकाला जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है गाइस पिच ब्लेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे और क्या नाम दिया जा सकता है? इसे और क्या नाम बोला जा सकता है? इसे बोला जाता है गाइस यूरेनिनाइट, दैट इज UO2। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, यूरेनिनाइट, दैट इज UO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइज यहाँ पर ही थे हमारे, कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 32 क्वेश्चन जो हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ 32 क्वेश्चन ही आए थे आपको, इसके साथ साथ आपके करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, ठीक है, क्योंकि 2016 का एग्जाम हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर। तो गाइज यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं आपको 2019 या 20 से रिलेटेड होंगे। बट जितना कोशिश होगी और जितने क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड बनते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी आपके साथ जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर दूंगा। आप रिलैक्स रहिए। आई होप आपको ये सेशंस जो है काफी हेल्पफुल लग रहे होंगे गाइस। यहाँ से क्या है, आपको एक मेंटली प्रिपेयर होके चलना है, इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है ताकि आपको ये आइडिया हो सके किस किस लेवल के कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सके।
आ सकते हैं। तो मतलब इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर आइडिया होगा, एक माइंडसेट बना के चलेंगे तो आई गारंटीड यू कि आपका एग्जाम जो है इस साल का पक्का क्रैक होगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गाइस, ठीक है। ज्यादा नजदीक दूर नहीं है एग्जाम, जल्दी से इसकी प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए जितना हो सके गाइस, ताकि सभी को ही इस चीज की हेल्प मिल सके। मैं इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करता हूँ गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारी की सारी सर्विस, जितने भी हम प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो बाकियों का भी फायदा हो, मैं तो ये कहूंगा। चलिए, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जो जो सब्सक्राइब कर रहे हैं कैंडिडेट्स ये सेशन, और बने रहिएगा हमारे अगले सेशंस के साथ भी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।